तो बिल्कुल HDFC AMC पे जो है नज़र डालते हैं। नतीजे बहुत स्ट्रांग देखने मिल रहे हैं और आप स्टॉक पे भी देखें तो एक बड़ा स्पाइक देखने आया है। Q1 नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के जो है स्ट्रेंथ देखने मिल रही है और ऑफ कोर्स HDFC AMC जो है अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे का पास भी जो है ट्रेड कर रहे हैं और मुनाफा देखिए यहाँ पे 639 करोड़ से बढ़ के 748 करोड़ का हो गया है। तो HDFC AMC पे जो है हमारी नज़र रहेगी और जो इंटरनल्स है जो प्रेस रिलीज में आएगा उस पर भी जो है हम फोकस करने वाले हैं। लेकिन आपका स्वागत करते हैं हमारी सेगमेंट क्लोजिंग कॉल पे, जहां पे अगले 1.5 घंटे में हम आपको पूरा एक्शन बताने वाले कि कहां पे जो है कमाई के मौके आएंगे और इसके जो पूरी जर्नी रहेगी वो मैं और मेरे सहयोगी अभिषेक और हमारे गेस्ट जो थोड़ी देर में जुड़ेंगे वो तय करने वाले हैं। लेकिन क्लोजिंग कॉल्स में जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या रहेंगे इस पे नज़र डालेंगे। तो वायदे बाजार की मार्केट चेक जो है 2:05 को होने वाली है। यहाँ पे मार्केट चेक लेंगे, कमाई के मौके ढूंढेंगे। वही 2:10 पे अहम क्लोजिंग ट्रेड्स रहने वाले हैं जहाँ पे हमारे टेक्निकल गेस्ट आके इंपॉर्टेंट पिक्स और कॉल्स बताएंगे। 3:40 पे जो है ऑप्शंस के चैंपियन रहेंगे जहाँ पे ऑप्शंस के कमाई के मौके हम ढूंढेंगे। 3 बजे मार्केट से 3 रहेगा जहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो पे जो है हमारी चर्चा होगी। 3:10 पे BTST STBT ट्रेड्स रहने वाले हैं और आखिर में 3:20 पे इवेंट्स टू वॉच रहेगा। लेकिन बात करें तो बाजार की बड़ी बातें में जो है बाजार में अभी दबाव देखने मिल रहा है। ऑफ कोर्स 2 ट्रेडिंग सेशन में जो है हरे निशान में बंद हुआ था बाजार, लेकिन आज दबाव देखने मिल रहा है। रेंज छोटा है लेकिन याद रखिए निफ्टी जो है 25,550 लेवल्स के नीचे आ गई है और यहाँ पे अगर गिरावट की बात करें तो अभी भी फ्लैटिश ही है। कंसोलिडेशन का माहौल आज आपको फिर से दिखने मिल रहा है। निफ्टी बैंक की भी बात करें तो 225 अंक की गिरावट आई है, 56,700 लेवल्स के नीचे आ गया है। कल हमने देखा PSU बैंक सपोर्ट कर रहे थे, आज वो सपोर्ट जो है थोड़ा सा कम दिखने मिल रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स अर्निंग्स हैवी वीक रहेगा आपके प्राइवेट बैंक्स पे, तो उस पर भी नज़र रहेगी। IT शेयरों पे देखें तो 2 दिन के तेज़ी के बाद मुनाफा वसूली देखने मिली। टेक महिंद्रा के कमज़ोर नतीजे, टेक महिंद्रा जो है 2.5% गिरा है और निफ्टी का सबसे बड़ा लूज़र भी है। PSU बैंक की बात करें तो यहाँ पे शेयरों पे दबाव देखने मिला। BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB पंजाब नेशनल बैंक दोनों ही स्टॉक 1.5% नीचे है। इसके अलावा रियल्टी, FMCG, फार्मा, मेटल सेगमेंट्स में जो है खरीदारी देखने मिल रही, तो एक टाइप से सेक्टोरल चर्न भी देखने मिल रहा है कुछ काउंटर्स में। लेकिन अगर हम बात करें आपके बेंचमार्क इंडेक्सेस से तो अभी भी लार्जली फ्लैट है। लेकिन अगर बात करें स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लोज तो यहाँ पे जो है हम नज़र डालेंगे महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पे। यहाँ पे लगभग 277 रुपीज़ प्रति शेयर का जो है राइट्स इशू की बोर्ड की मंजूरी आई है। स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शंस आ रहे हैं। स्टरलाइट टेक की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हाइजेनको के साथ जो है करार किया गया है और ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है स्टॉक में भी मोमेंटम आया। स्टॉक लगभग 4% ऊपर है 118 to 120 लेवल्स पे। टेक महिंद्रा यहाँ पे जो है नतीजे की बात करें तो मिले जुले आए, हालांकि पैट जो है एस्टीमेट के बिलो आया। मैनेजमेंट कमेंट्री भी मैक्रो इन्वायरमेंट को लेके वहाँ पे जो है उन्होंने कंसर्न ज़रूर जताया है और ओवरऑल देखा कल की तेज़ी के बाद अब जो है पुल बैक इस काउंटर में देखने मिला। स्टॉक 2% डाउन है, 1560 के लेवल्स पे है। नाल्को हिंदाल्को पे भी नज़र रखें, यहाँ पे जो है पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में देखने मिला था शुरुआती स्तर में और अभी भी देखिए मेंटेन करके रखा गया है। स्टॉक है नाल्को का और हिंडाल्को का और नाल्को के नतीजे जो है अनुमान से अच्छे आए हैं। हालांकि जो शिपमेंट्स का गाइडेंस है उसको जो है ज़रूर गिराया गया है, लेकिन ओवरऑल जो है नंबर्स जो है स्ट्रेंथ दिखाए हैं। कुछ सेगमेंट्स है जहाँ पे बाइंग आई है। टायर स्टॉक्स की बात करते, JK टायर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ दोनों ही स्टॉक्स में जो एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। और जिस तरह जो क्रूड डेरिवेटिव की गिरावट आई है जो 3 महीने के लैग के साथ आती है, अब धीरे धीरे करके टायर कंपनीज को बेनिफिट आएगा ताकि उनके मार्जिन्स में जो है अपमूव देखने मिल सकता है, खासकर कि Q1 के अर्निंग्स को लेकर, तो इसको भी आप ज़रूर ट्रैक करेंगे। और रियल एस्टेट की बात करें तो शोभा, प्रेस्टीज एस्टेट्स, इनमें भी जो है न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं और यहाँ पे बाइंग मोमेंटम देखने मिल रहा है और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स जो है दिन का सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है। लेकिन बाजार की भी बात करें तो मार्केट स्ट्रैटेजी क्या रहेगा अभिषेक? अभी फिर से बाजार जो है थोड़ी फ्लैटिश लेवल्स पे जा रहे हैं, बट वो 25,200 का लेवल्स रेस्पेक्ट नहीं किया गया, अभी उस लेवल के नीचे आ गए। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी तो टेक्निकल एनालिस्ट बता ही रहे हमें करंट सिचुएशन में, एक इंट्राडे पोजीशन रहेगा और एक पोजिशनल भी मूवमेंट रहेगा। तो आप किस तरह देख रहे हैं निफ्टी 50 के, ये ज़रा बताएं और निफ्टी बैंक पे भी आपकी राय लेंगे थोड़ी देर में।
शरद, गुड आफ्टरनून। देखिए, आज मतलब संकेत सुबह कुछ खराब था नहीं। एफआईज की अगर सेलिंग को छोड़ दें तो चीज़ें ठीक ठाक थी। टेक महिंद्रा के नतीजे मिले जुले आए थे। तो बाजार आज क्यों गिरा, मतलब थोड़ी समझ से परे है। मतलब गिरना चाहिए नहीं था। और हमने भी कहा था कि नहीं, बाय ऑन डिप्स कीजिए। हमारे तमाम एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि नहीं, बाय ऑन डिप्स का बाजार है। लेकिन आज वो स्ट्रेटजी काम आई नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखिए कि आज वीकली एक्सपायरी है, बावजूद उसके कोई ज्यादा एक्शन स्क्रीन पर दिखी नहीं। निफ्टी की जो रेंज रही है बहुत छोटी रही है, 100 अंकों से भी कम की रेंज रही है। आईटी और बैंकिंग, जिनसे उम्मीदें थी कि ये बाजार को सपोर्ट देंगे, आज इन्होंने इनफैक्ट बाजार पर दबाव बनाने का काम किया है। तो ये एक चीज रही बाजार को थोड़ा डेंट करने वाली। रियल एस्टेट, मेटल, फार्मा, इन्होंने सपोर्ट देने का काम किया है, लेकिन इनका वेटेज ज्यादा नहीं है। तो ये हम देख रहे हैं कि जो बड़े नतीजे हैं, बाजार कहीं ना कहीं उस पर फोकस करके चल रहा है। और इंतजार हो रहा है रिलायंस के नतीजों का, जो कल आएंगे। रिलायंस के बाद दो और हैवी वेट है वेटेज के लिहाज से, आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, उनके नतीजे आएंगे शनिवार को, यानी कि 19 तारीख को। तो बाजार का फोकस उन पर है और कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन शायद उन नतीजों तक हमें फिर से देखने को मिले। आज ये साफ तौर पर दिखेगा। 25,200 नहीं टिक पाया निफ्टी पर। और निफ्टी बैंक की बात करें तो फिर से 57,000 के नीचे आके इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। हालांकि हमने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल शेयर किए थे निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए, उन दोनों के को ही फिलहाल तो बाजार ने रेस्पेक्ट करने का काम किया है। अगर आप ग्लोबल संकेतों को देखेंगे, यूरोप में शुरुआत अच्छी हुई है। सारे के सारे बाजार आधे से 1% की तेजी पर फिलहाल आपको कारोबार करते हुए दिखेंगे। डाउ फ्यूचर 50 अंक नीचे है, लेकिन नेस्डेक फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि तेजी पर कारोबार हो रहा है। तो उन संकेतों को बाजार कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए आज नरमी दिखा के एक रेंज में ही है। लेकिन 20 डीएमए का जो लेवल था ना, वो है 25,250। हमने सुबह कहा था कि उसको पार करना जरूरी है। वो अगर पार करता है तो फिर आपके लिए जो हडल होगा 25,400 को होगा, वहां तक शायद दायरे खुल जाएंगे। लेकिन आज के सत्र में वो पार हुआ नहीं है वो लेवल। तो निश्चित तौर पर आज थोड़ी निराशाजनक सत्र रहा। कोई ऐसी दिक्कत वाली चीज थी नहीं, सारी चीजें ठीक ठाक ही दिख रही थी। अच्छा मोमेंटम बिल्ड किया था निफ्टी बैंक ने, लेकिन निफ्टी बैंक ने ही आज बाजार को कमजोर करने का काम भी किया। करीब करीब 350 अंकों के आसपास की गिरावट है निफ्टी बैंक में इस वक्त। 56,900 के भी नीचे की आप लेवल देख रहे हैं। तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि सेंटिमेंट को डेंट करने वाला सेशन। हालांकि ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रक्चर में कोई बहुत वीकनेस आई है। 25,000 के ऊपर मजबूत है निफ्टी, 56,500 के ऊपर मजबूत है निफ्टी बैंक। जब तक ये लेवल प्रोटेक्टेड है, बाजार में ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। एक सेशन आज हमारे उम्मीदों के थोड़ा विपरीत चला गया है। जी बिल्कुल, एक सेशन ही गया है, लेकिन देखें तो 2 सेशन इसके पहले जो थे एक अच्छी मोमेंटम भी आई थी। लेकिन न्यूज़ फ्लो के हिसाब से अभिषेक, विक्स तो उतना टेंशन देने का बात नहीं है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 12 लेवल के नीचे है विक्स। और इंटरेस्टिंगली ब्रॉडर इंडिसेस पे भी डायरेक्टर साहब एक बार फोकस करते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी बुल्स के फेवर में है। अभिषेक, मिड कैप स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में ऑफकोर्स थोड़ी मूवमेंट्स आ रही है, बट विक्स अभी भी कंफर्टेबल है। ब्रॉडर इंडिसेस अभी भी पार्टिसिपेट करे बाजार में। तो ऑफकोर्स लगता है कि ये कंसोलिडेशन फेज तो रहेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स भी जो है ज़्यादा देखने मिल सकती है। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पर ही फोकस करके चलना चाहिए शरद। और आप देखिए विक्स को तो देखना भी नहीं चाहिए। विक्स आप छोड़ दीजिए, जब तक 14-15 की तरफ ना जाए तब तक विक्स को लेकर ना तनाव लेने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही कंफर्ट रेंज में 11.25 का विक्स है। आज हमने देखा कि बाजार में जो कॉल राइटर्स हैं वो थोड़े से एक्टिव होते हुए दिखे हैं। उन्होंने थोड़ा सा प्रेशर बनाया है और आज 94 अंकों का छोटा सा दायरा है। सुबह जिस हमने सपोर्ट का जिक्र किया था वही सपोर्ट है 25,100 का। रेजिस्टेंस की बात करें, फिलहाल अब 1.5 घंटे का सत्र बचा है। 25,250 ये रेजिस्टेंस के तौर पर निफ्टी के लिए काम करेगा। और बड़े नतीजों जब तक बेहतर नहीं आते हैं तब तक ये बाजार में मतलब तेजी आप एक तरफा नहीं देखेंगे। उसी पर बाजार फोकस करके चल भी रहा है। तो नतीजों का बूस्टर जरूरी है बाजार के लिए। निफ्टी बैंक की बात करें, आज निराश किया निफ्टी बैंक ने। 57,000 के ऊपर ये मजबूत लग रहा था, लेकिन 3 दिनों की तेजी आज थम गई है और 57,000 के नीचे निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। बैंकिंग के नतीजे आने वाले, देखिए आज एक्सिस बैंक के नंबर्स आएंगे, उसके बाद आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो बाजार थोड़ा सा ना वेट एंड वॉच के मोड में जाएगा और जाना भी चाहिए। मतलब अब 2-3 सत्र जब बच गए हैं तो आप नतीजे देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद पोजीशन बनाएंगे और यही हो भी रहा है। इंट्राडे के लिए जो सपोर्ट है 56,800 पर है और रेजिस्टेंस की बात करें 57,200। ये एक रेजिस्टेंस के तौर पर निफ्टी बैंक के लिए शरद काम करेगा।
बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं अब करंटली देखा जाए। 57,200 लेवल्स पे आपने बात की कि रेजिस्टेंस जो है ज़रूर देखने मिलेगा, लेकिन मार्केट सेटअप पे तो ऑफ कोर्स हमारी नज़र रहेगी और कल जो है रिलायंस के भी नतीजे आने वाले, तो उसका भी जो है हम प्रीव्यू आपको इस शो में बताते रहेंगे। लेकिन एक बार सिटी ऑन इंडिया की जो एक रिपोर्ट आई है, फॉरेन ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट्स भी देखने मिल रहे हैं, उस पर भी जो है व्यूज़ लेंगे। अभिषेक, सिटी ने तो एक टाइप से डाउनग्रेड कर दिया है देखा जाए तो, क्या जो है इस पूरी रिपोर्ट से क्या तात्पर्य निकल के आ रहा है और चिंता की बात है क्या? शरद, देखिए सिटी ने भी वही कहा है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि बाजार आखिर चल क्यों नहीं रहा है, एफआईज भारत में आ क्यों नहीं रहे, और एकमात्र जो चीज थी जो हमारे अगेंस्ट जारी है वो है वैल्यूएशन, और सिटी ने भी उसी का जिक्र किया है। और भारत की रेटिंग को उन्होंने ओवरवेट से घटाकर न्यूट्रल करने का फैसला किया है, लेकिन चीन और कोरिया के बाजार को उन्होंने अपग्रेड करके ओवरवेट की रेटिंग दी है, और ये कहा है कि भारत में वैल्यूएशन महंगे हैं और इसके चलते रेटिंग घटाने का ये फैसला हुआ है। हमने देखा है कि अप्रैल के निचले स्तर से निफ्टी में करीब 15% के आसपास की रिकवरी आई है, यानी कि जब रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान हुआ था 2 अप्रैल को, उसके बाद 9 अप्रैल को फिर ट्रंप ने कहा कि वो 90 दिन की मोहलत दे रहे हैं, बाजार उसके बाद चले हैं। लेकिन वैल्यूएशन वाले कंसर्न्स थे, और निफ्टी का जो पी है वो 23 से ऊपर का है, और ये कॉज ऑफ कंसर्न है। और अगर आप बाकी एशियाई बाजारों को देखेंगे तो उनके मुकाबले हम थोड़े से महंगे जरूर हैं। चाइना पर, कोरिया पर सिटी ने थोड़ा भरोसा जताया है और उन्होंने ओवरवेट कैटेगरी में रखा है। अगर हम इस साल एशियाई बाजारों की चाल की बात करें शरद, तो आप देखेंगे क्लियरली भारतीय बाजार थोड़े पीछे तो हैं। ये वैल्यूएशन वाले कंसर्न्स हैं कि ये फाइज को भी ये रोक रहे हैं। कोस्पी जो कि कोरिया का इंडेक्स है 33% चला है। CSI 300 चीन का इंडेक्स है, वहां पर हमने 21% की ग्रोथ देखी है। निफ्टी में सिर्फ 6% की ग्रोथ आई है, और एक और बड़ा बाजार है जापान का, उनका इंडेक्स है निकाई 25, उसमें 1.5% के आसपास की ही तेजी रही है। साउथ कोरिया पर बुलिश होने के पीछे जो रीजंस दिए हैं वो कहा है सिटी ने कि वहां पर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन काफी हुआ है और सरकार का सपोर्ट भी है वहां पर इकोनॉमी को लेकर, उसके चलते वहां पर बुलिश होते नजर आए हैं। लेकिन वैल्यूएशन जो हमें परेशान कर रही है, अब दिक्कत यह है कि बाजार चले तो चले कैसे, बिना एफआईज के पैसे के चलेगा नहीं, यहां से गिर भी नहीं रहा है। तो मे भी हो सकता है कि कंसोलिडेट करके एक टाइम वाइज जो करेक्शन हम कहते हैं ना, वो बाजार में दिखे और फिर बाजार अपने स्ट्रेंथ को रीगेन करके आगे चलते हुए दिखाई देगा। अर्निंग्स बहुत बड़े ट्रिगर होने वाले हैं यहां से बाजार के लिए। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने बहुत सही कहा कि अर्निंग्स बहुत अहम ट्रिगर रहने वाले, और अभी तक अगर अर्निंग्स की बात करें तो रिपोर्ट कार्ड में 4 अर्निंग्स आए हैं, और कह सकते हैं निफ्टी के 3 तो वीक आए हैं और 1 मिक्स आए हैं, तो कुछ ऐसा आउट परफॉर्मेंस नहीं देखने मिला है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ईपीएस डाउनग्रेड भी आ सकते हैं। ऑफकोर्स जो वैल्यूएशंस पे अभी ट्रेड कर रहा है निफ्टी, वो 23 टाइम्स पे है 12 मंथ फॉरवर्ड पी पे, तो इस पे भी नज़र रहेगी और एफआईज की भी नज़र इस आंकड़े पे ज़रूर देखने मिलेगी। लेकिन अब चलिए, अब हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं, कुणाल शाह मिराय एसेट शेयर खान से और ओशो कृष्ण एंजल वन से जो है हमारे साथ जुड़े हैं। गुड आफ्टरनून कुणाल, गुड आफ्टरनून ओशो। कुणाल ज़रा बताएं क्या होगा आपका पूरा टेक्निक निफ्टी बैंक पे जो है, क्या कॉल्स लेंगे आज? वॉलेटिलिटी है, थोड़ी एक्सपायरी का दिन भी है, लेकिन पोजिशनल सेटअप और इंटरडे सेटअप दोनों ही बेसिस पे आप कॉल्स बताएं। गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। डेफिनेटली आज जैसे आप देख रहे हैं कि निफ्टी की एक्सपायरी है एंड 25,200 आज की ट्रेडिंग सेशन में नहीं ब्रेक होगा। हमने देखा है कि कॉल राइटिंग काफी हैवी है, सो जो भी बाउंस आ रहा है वहां पे हम सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। प्रेशर आ रहा है आईटी से कहीं ना कहीं निफ्टी के लिए, एंड डिफेंस एज अ इंडेक्स यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल्स पे दिखाई दे रही है। सो निफ्टी में मुझे नहीं लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में कुछ होगा। 25,150 200 ये रेंज में ही निफ्टी आज एक्सपायर हो जाएगा। तो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए कोई मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है। ओवरऑल अगर लार्जर टर्म में व्यू देखूं, जब तक निफ्टी अपना 20 डीए में वापस ब्रेक आउट नहीं देता है, जो कि प्लेस है 25,325 के आसपास, तब तक मेरा व्यू साइडवेज रहेगा मार्केट्स पे। ओवरऑल स्ट्रक्चर में हम अगर देखेंगे तो अभी भी एक लो टॉप लो बॉटम बना रहे हैं, और अगर हम ये जो लो है 25,100 का वो तोड़ देते हैं तो निफ्टी में फर्दर सेलिंग प्रेशर आएगा, जो निफ्टी को 24,700 तक लेके जा सकता है। जैसे कि हमने देखा है कि रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई सबके रिजल्ट्स है, सो मुझे नहीं लगता है कि ये वीक आज का ट्रेडिंग सेशन और कल का ट्रेडिंग सेशन स्पेसिफिकली कुछ मार्केट में होगा। साइडवेज एक्शन रहेगा,
इंडेक्स स्पेसिफिक में आई थिंक नेक्स्ट वीक रहेगा जहाँ पे ट्रेंडिंग मूव्स आना स्टार्ट हो जाएंगे इंडेक्स पे। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे वही है कि यही था जो लीडर था और आज के ट्रेडिंग सेशन में यही इंडेक्स है जिसने वापस अपना 20 डीएम में आज के ट्रेडिंग सेशन में तोड़ दिया है। बट बैंक निफ्टी भी ओवरऑल एक रेंज में फंसा हुआ है जहाँ पे 56,500 का सपोर्ट है और 57,300 का रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगा ये 800 पॉइंट की रेंज है जिसमें बैंक निफ्टी फंसा हुआ है और यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा एक दो दिन। एक बार दो हैवीवेट्स के रिजल्ट आ जाएंगे फिर ट्रेंडिंग मूव रहेगा। सो अगर कोई बैंक निफ्टी में लॉन्ग होल्ड भी कर रहा है 56,500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, अगर उसके नीचे जाता है तो फॉल काफी शार्प आ सकता है जो बैंक निफ्टी को 55,500 तक भी लेके जा सकता है। और हायर लेवल्स पे 57,300 और 400 ये जोन है जो रेजिस्टेंस है, अगर वो निकलता है फिर हम एक नए हाई के लिए रेडी हो जाएंगे जो बैंक निफ्टी को 58,200 58,400 तक लेके जा सकता है। सो वेट एंड वॉच सिचुएशन है। करंट लेवल्स पे कोई अग्रेसिव ट्रेड नहीं बन रहा है, मुझे लग रहा है कि एक दो दिन मार्केट कंसोलिडेट करेगा एंड नेक्स्ट वीक रहेगा जहाँ पे आई थिंक एक ट्रेंडिंग एक्शन रहेगा और एक डायरेक्शनल मूव मिलेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी। 2 दिन अवॉइड कर सकते हैं इंडेक्स को, निफ्टी बैंक को, और नतीजों के बाद हो सकता है कि बाजार में फिर से हरकत देखने को आपको मिलेगी। लेकिन चलिए अब अपने एक्सपर्ट से ये जानते हैं कि आपको अभी ट्रेड के मौके कहां पर मिल रहे हैं, लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। तो हमारे दोनों के दोनों एक्सपर्ट तैयार हैं। ओशो, गुड आफ्टरनून, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। कुणाल जी, आपका बहुत शुक्रिया। ओशो, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए आज आपके ट्रेड्स क्या हैं, कहां पर आपका कन्विक्शन आ रहा है? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। दो बाई का ही रिकमेंडेशन है मेरा, बिकॉज अभी जब तक मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में है तब तक मुझे ज्यादातर बाइंग के ही कॉल्स देखने को मिलते हैं। तो पहला जो रिकमेंडेशन है बाई की तरफ वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। इस काउंटर में अगर हम कल देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला था। आज एक सबड्यूड या फिर बोल सकते हैं म्यूटेड ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल टेक्निकल सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है। कंसोलिडेशन के बाहर निकला है काउंटर, तो यहाँ से सस्टेनेबल बाइंग बिल्कुल देखने को मिल सकती है। सो LIC हाउसिंग फाइनेंस पे बाई की सलाह है। करंट लेवल्स पे 670 तक के टारगेट्स हमें एक्सपेक्टेड है शॉर्ट टर्म में, एंड वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को एडवाइस है 620 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखने की। सेकेंड काउंटर जिसमें एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है वो है फार्मा सेक्टर से सन फार्मा। सन फार्मा में अगर हम देखें पिछले 2 दिनों में काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिला था। कल वापस से अपने नेकलाइन को रीटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है एंड आज वापस से सबड्यूड मूवमेंट पे, तो मुझे लगता है नेकलाइन को रीटेस्ट कर रहा है काउंटर एंड यहाँ से हायर लेवल्स की तैयारी हो सकती है। तो सन फार्मा में बाई का रिकमेंडेशन है। करंट लेवल्स पे 1680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड शॉर्ट टर्म में 1750 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये ओशो के पिक्स की अगर बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस और दूसरा सन फार्मा, दोनों पे ही जो है बाई की राय है, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन कुणाल, आपके क्या रहेंगे टेक्निकल पिक्स? तो दो कॉल रहेंगे। फर्स्ट रहेगा अगेन फार्मा स्पेस में से, और मुझे लगता है जो स्टॉक यहाँ से एक अच्छा खासा मूव देना चाहिए वो है डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी ने अपना जो रीसेंट करेक्शन था वो कंप्लीट कर चुका है और यहाँ से मुझे लग रहा है कि अच्छी रैली आनी चाहिए स्टॉक में। सो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी। 1268 के आसपास करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है कैश में। सो आप करंट लेवल्स पे उसको बाय कर सकते हो और स्टॉप लॉस आपको रखना रहेगा डाउन साइड पे 1230 का, और अपसाइड पे मैं जो टारगेट देख रहा हूँ वो है फर्स्ट 1290 और सेकेंड है 1310 का। सो डॉक्टर रेड्डी मेरी पहली पसंद रहेगी जो कि बाय साइड पे रहेगी। सेकंड स्टॉक है जहाँ पे मेरा व्यू नेगेटिव है पूरे स्पेस पे, और मुझे लगता है कि जो ओवर स्ट्रेच रैली हुई थी डिफेंस के स्पेस में, यहाँ पे और भी सेलिंग प्रेशर रहेगा। तो कोई भी बाउंस मिले वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी डिफेंस में डाउन साइड प्ले करने के लिए। सो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म वीकनेस मुझे दिखाई दे रही है जो काउंटर में वो है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड यहाँ पे हमने देखा है कि स्ट्रक्चर दिन बर दिन वीक होते जा रहा है एंड स्टॉक एक लो टॉप लो बॉटम बना रहा है। जो रिसेंट स्टॉक अपने 20 DMA को ब्रेक किया है उसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है और यहाँ से सेलिंग प्रेशर और भी बढ़ेगा। सो BEL पे सेल की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 413 का अपसाइड पे, और डाउन साइड पे मैं जो टारगेट देख रहा हूँ वो फर्स्ट है 396 और सेकंड टारगेट है 389 का। ये बिल्कुल DRL पे खरीदारी की राय है। एक और फार्मा पिक आई है और BL की जो है सेल रेटिंग आई है। डायरेक्टर साहब एक बार क्लोजिंग ट्रेड में
ये जो है सेगमेंट भी बता दे, बीएल के कुणाल के जो है ये पिक है, तो इसको भी एक बार स्क्रीन पे फायर करते हैं तो हमें दर्शकों को पता रहेगा कि कहाँ पे एक्शन लेना है। ये सेल का कॉल है, याद रखिएगा। टारगेट प्राइस 396, 389, स्टॉप लॉस 413। कुणाल, ओशो, आप हमारे साथ अभी बने रहें, एक छोटा सा हम ब्रेक लेने वाले, लेकिन देखिए ब्रेक के उस पार दो खास रिसर्च आने वाले हैं। एक कैपिटल गुड सेगमेंट में आने वाला है कि यहाँ से क्या वैल्यू और बढ़ेगा, और डीएलएफ की री एंट्री हुई है मुंबई मार्केट्स में, तो उस पर भी एक खास रिसर्च आएगा। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहे, एक जल्द से हम आते एक छोटे से ब्रेक से। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। क्लोजिंग कॉल में बाजार पर हम देख रहे हैं कि प्रेशर थोड़ा सा और बड़ा है और निफ्टी है 25,150 के आसपास, 60 अंकों की गिरावट। और निफ्टी बैंक की जो कमजोरी है वो हो गई है करीब 300 अंकों के आसपास की, और जो लेवल्स हम देख रहे हैं 56,870 के हैं। हमारे दो एक्सपर्ट तैयार हैं। आज बाजार पर सबसे ज्यादा प्रेशर बनाया है आईटी शेयरों ने। आईटी इंडेक्स करीब 1% नीचे, और सरकारी बैंकों के अगर इंडेक्स की बात करें तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि करीब करीब 0.25% के आसपास की कमजोरी पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। सरकारी बैंक वैसे अच्छे मोमेंटम में थे, एसबीआई हो या फिर पीएनबी, बीओबी, केनरा बैंक, ये सारे के सारे शेयर चल रहे थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जर्नी थोड़ी सी हॉल्ट होती हुई दिख रही है। इस वक्त अगर हम निफ्टी के अगर हम गेनर्स की बात करें तो कंजम्पशन वाले शेयर थोड़े से आपको ऊपर दिखेंगे। टाटा कंज्यूमर 2% की तेजी के साथ लीड कर रहा है। टाइटन, हीरो मोटो जैसे शेयरों में भी आज के सत्र में तेजी है, और ट्रेंट भी करीब आधे पौने % के आसपास की मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन इंश्योरेंस स्टॉक्स में एक राय चाहिए एसबीआई लाइफ के शेयर पर। करीब 1.25% के आसपास की कमजोरी एसबीआई लाइफ के शेयर में हमें दिख रही है। कुणाल जी, एसबीआई लाइफ क्या यहाँ पर आप प्रेशर और बनते हुए देख रहे हैं एसबीआई लाइफ में? शॉर्ट करें या फिर अवॉइड करें इसको? अगर आप देखोगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक का जो 20 डीएमए 1829 वहां से हमने रिजेक्शन देखा हुआ है, एंड अगर वो निकलता है वापस तो एक नई तेजी आना स्टार्ट हो जाएगी। सो ओवरऑल मुझे सेटअप अच्छा लग रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे स्टॉक में स्ट्रेंथ क्लियर कट विजिबल है, बट मुझे लगता है कि डिप्स का वेट करिए बाय करने के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर मार्केट खराब होते हैं तो यहाँ पे भी एक डिप आ सकती है। तो मैं लार्जर टर्म व्यू पे अभी भी पॉजिटिव हूँ स्टॉक पे। मुझे लगता है कि जो डाउनसाइड 1740 1750 का सपोर्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो डिप्स को यूटिलाइज करे बाय करने के लिए। करंट लेवल्स पे कोई ट्रेड की सलाह नहीं रहेगी। सर पर कोई ट्रेड की सलाह नहीं है। एक शेयर जो आज चल रहा है और वो है महानगर गैस। 5-6 सत्र हमने देखा कि शेयर ये कंसोलिडेट किया, लेकिन आज जो शुरुआती जो गेंस बनाए हैं उसको गंवाया नहीं शेयर ने, बल्कि इस वक्त ये जो शेयर है डे हाई के आसपास ही है। करीब करीब 0.25% के आसपास की तेजी शेयर में दिख रही है। ओशो जी, एमजीएल कोई ट्रेड आपके हिसाब से बन रहा है? क्या लग रहा है, चलने के लिए तैयार है ये? यस, ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है एमजीएल का। अगर हम देखें, प्रीवियसली जब ब्रेकआउट आया था नियरली 1440 के आसपास, उसके बाद से काउंटर ने 2 हफ्ते का ब्रीदर लिया है एंड वापस से बाइंग ट्रैक्शन आई है, एंड बाइंग ट्रैक्शन वॉल्यूम बेस्ड है। तो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा खरीदारी का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है काउंटर में। हायर लेवल्स पे जो पहला पड़ाव रहेगा या पहला रेजिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 1545 के आसपास है, बट अगर इसे ब्रेक थ्रू करता है तो हमें हायर हाइस के पैटर्न बनते हुए दिखाई देंगे, एंड जिसका नेक्स्ट टारगेट नियरली 1580 से 1600 के आसपास शॉर्ट टर्म में या इमीडिएट टर्म्स में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, एंड करंट लेवल्स पे बाई की राय इस काउंटर में बनते हुए दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल एमजीएम पे जो एमजीएल पे जो है बाई की जो राइटिंग है, लेकिन एक बार टारगेट प्राइस भी बता दें ओशो, ये क्या रहेगा एमजीएल का स्टॉप लॉस? सबसे पहला टारगेट है 1545 का। अगर 1545 ब्रेक थ्रू करता है तो 1580 तक के टारगेट्स हमें बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, एंड हमें इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1490 पे। स्टॉप लॉस रहेगा 1490, टारगेट प्राइस रहेगा 1580। डायरेक्टर साहब, बाय रेटिंग है, ओशो की कॉल है, ज़रा ये प्लेट ज़रूर फायर करें। अभी करंटली देखिए 1520 लेवल्स पे जो है एमजीएल की ट्रेड हो रही है। कुणाल, रियल्टी स्पेस में भी देखिए बहुत अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। निफ्टी रियल्टी के स्टॉक्स में देखें तो यहाँ पे अच्छी बाइंग आ रही है। कुछ टेक्निकली साउंड स्टॉक्स लग रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है पोजिशनली अभी भी एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है, या कोई मुंबई बेस्ड डेवलपर का कोई कंपनी है जहाँ पे आपकी नज़र है? तो आप बताएं रियल्टी पैक में आपका फेवरेट कौन सा है?
आई थिंक कपल ऑफ स्टॉक्स है जो मेरे रडार में है। एक तो रहेगा जो डेफिनेटली एक आउट परफॉर्मर रहा है, प्रेस्टीज। यहाँ पे हमने वापस आज के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट देखा है, तो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। 1700 एक अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया डाउन साइड पे, तो वही स्टॉप लॉस रख के काम करिए। हाई लेवल्स पे 1810 से लेके 1840 तक के टारगेट्स प्रेस्टीज में आ सकते हैं। सेकंड काउंटर है जहाँ पे मुझे लगता है कि बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए, यहाँ पे डिप्स पे बाय करने की सलाह रहेगी, वो है मैक्रोटेक डेवलपर्स लोडा। 1405 1410 ये एक अच्छा डिमांड जोन है, अगर वो लेवल्स पे आता है तो वापस बाय करने की सलाह रहेगी। वहां से स्टॉक वापस आपको 1460 तक के लेवल्स बता सकता है। सो लोडा पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है। प्रेस्टीज को आप करंट लेवल से भी बाय कर सकते हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स पे भी जो है नज़र है और प्रेस्टीज एस्टेट्स दोनों सेगमेंट्स पे भी नज़र है, और इस पे एक खास रिसर्च एक रियल्टी कंपनी में थोड़ी देर में हम आपके पास लेके आने वाले हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दुबई यात्रा एक महत्वपूर्ण रणनीतिक पहल बनकर सामने आई है। डॉक्टर मोहन यादव ने डीपी वर्ल्ड और जेबल अली फ्री जोन यानी जाफजा के अधिकारियों से भारत मार्ट परियोजना पर चर्चा की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भारत मार्ट को वैश्विक व्यापार का प्रवेश द्वार बताया। ये 2026 तक लागू होगी। सीएम मोहन यादव ने बताया कि भारत मार्ट भारत की लोकल से ग्लोबल नीति को मजबूती देगा। उन्होंने भारत मार्ट को भारतीय एमएसएमईज के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सीधे जुड़ने का माध्यम बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में डीपी वर्ल्ड ने मध्य प्रदेश में इनलैंड कंटेनर डिपो, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क, कृषि लॉजिस्टिक्स हब और ड्राई पोर्ट विकसित करने में रुचि दिखाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुबई यात्रा की सफलता के लिए अधिकारियों, निवेशकों और प्रवासी भारतीय समुदाय का हृदय से आभार व्यक्त किया। इस विकास यात्रा को न केवल बदस्तूर उस भावना के अनुसार जो मजबूत आधार स्तंभ बने, इस भाव से इसकी पूरी डिजाइन तैयार की थी, जिसके माध्यम से वैश्विक संवाद 2025 के तहत मैंने जेबेल अली फ्री जोन अथॉरिटी जाफजा के साथ अधिकारियों के साथ टेक्सटाइल, नवकरणीय ऊर्जा, एविएशन, खनन और धार्मिक पर्यटन जैसे स्थानों के लिए विस्तार से हमने भविष्य की संभावना पर प्लानिंग की है। मुझे लगता है कि इस पे काफी रिस्पांस भी हमको आया है। डीपी वर्ल्ड भारत मार्ट के तहत भारतीय व्यापारियों के लिए नए अवसरों पर विचार विमर्श का उत्साहजनक परिणाम दिखाई दिया है। दुबई टेक्सटाइल सिटी में टेक्समास एसोसिएशन के साथ पीएम मित्रा पार्क धार, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के चेयरमैन मुकेश वोरा, यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायोदी, विभिन्न मुलाकातों से इस दौरे को भी वजन मिला है और भविष्य की ठोस आधार बना है, जिसपे हमारी एयरलाइंस के माध्यम से मध्य प्रदेश से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे, और अब हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं, पंकज पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन पंकज, आपके पास जाने से पहले जो है डीएलएफ पे जो एक खास रिसर्च अभिषेक लाए हैं, वो ज़रा बता दें। अभिषेक, ज़रा बताएं डीएलएफ पे आपकी क्या खास रिसर्च है। शरद, देखिए डीएलएफ देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, 2 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, और अब तक डीएलएफ से जो मुंबई का इतना बड़ा प्रॉपर्टी मार्केट है ना, एक तरह से छूता रहा है वो। हालांकि पहले कोशिश की थी डीएलएफ ने, जमीन खरीदे, लेकिन उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन करीब एक दशक के बाद मुंबई में डीएलएफ ने फिर से एंट्री कर ली है और अंधेरी वेस्ट में द वेस्ट पार्क नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने ट्राइडेंट ग्रुप के साथ करार किया है। और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक कंपनी ने जो प्री सेल्स की है इस प्रोजेक्ट में, वो करीब करीब 1000 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ रुपए के आसपास की प्री सेल्स भी कर ली है। इस प्रोजेक्ट में करीब करीब 35 लाख वर्ग फुट पर यह प्रोजेक्ट आएगा। 400 फ्लैट्स होने की उम्मीद है और 44 फ्लोर के 4 टावर होंगे, और इसमें 37वें फ्लोर के ऊपर जो होगा वो होंगे एमिनिटीज। घरों की कीमत
जो अभी अनुमान लगाए जा रहे हैं वो 5.5 करोड़ से लेकर 750 करोड़ रुपए के आसपास के घर हैं। और जो प्रति स्क्वायर फीट का जो भाव है इस प्रोजेक्ट में वो 37,000 रुपए से लेकर 47,000 रुपए के आसपास तक के भाव हैं। अब डीएलएफ के अगर हम पिछले प्लान की बात करें मुंबई में, तो हमने देखा था कि 17 एकड़ जमीन 2005 में उन्होंने खरीदी थी 702 करोड़ रुपए में, लेकिन कोई इसका डेवलपमेंट किया नहीं। और अपने डेट को कम करने के लिए, एनसीआर मार्केट पर फोकस करने के लिए जमीन इन्होंने 2012 में बेच भी थी। बेची कितने में? लोढ़ा डेवलपर्स को इन्होंने बेची थी जमीन 2700 करोड़ रुपए में। तो उस पर बड़ा पैसा उन्होंने बनाया तो था, लेकिन कोई प्रोजेक्ट नहीं ला पाए थे वो। अब ये मुंबई में मौके देख क्यों रहे हैं? देखिए डीएलएफ क्या करती है, लग्जरी रियल एस्टेट, अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ये कंपनी लेकर आती है। और मुंबई एक बड़ा मार्केट है उसके लिए। साथ ही वहां पर स्लम रिहेबिलिटेशन या फिर रीडेवलपमेंट वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं और बहुत सारी कंपनियों को इसमें मौके दिख भी रहे हैं। डीएलएफ भी उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाह रही है। और मतलब मुंबई को अगर आप कैसे छोड़ सकते हैं, जहां पर प्रॉपर्टी को लेकर इतना बज़ होता है। और यही सोच के करीब एक दशक के बाद फिर से री एंट्री की है डीएलएफ ने। हालांकि शेयर में हम कोई खास उछाल नहीं देख रहे, आधे % के आसपास के गेंस पर यह कारोबार कर रहा है। ठीक, रियलिटी स्पेस पे भी थोड़ी जो है चर्चा कर लेते हैं। ऑफ कोर्स देखिए, गुड़गांव के गोल्फ लिंक रोड के जैसे तो प्राइसेस नहीं है, लेकिन अंधेरी जैसे जो सबब एरिया के जो रेट्स है ये बहुत कम्पिटिटिव है। मैंने जो ऑफकोर्स ब्रोकर से बात की, जो पर स्क्वायर फीट आ रहा है 37,000 या 40,000 का, ये बहुत कम्पिटिटिव है। और अगर ये पूरी तरह प्रोजेक्ट जाता है तो यहाँ से भी एक कैपिटल एप्रिसिएशन देखने मिल सकता है। एनसीआर का रियल एस्टेट भी आप ट्रैक करते हैं अभिषेक, तो ये डीएलएफ की वापस री एंट्री मुंबई में आई है। तो यहाँ पे ब्रोकर्स जो है वहाँ पे क्या बातचीत चल रही है? बिकॉज ऑफ कोर्स हमें स्काई हाई प्राइसेस देखने मिलते हैं गुड़गांव से। तो ज़रा बताएं कि गुड़गांव का कैसे रियल एस्टेट प्ले आउट हो रहा है अभी। शरद, देखिए गुड़गांव का जो मार्केट है, दिल्ली एनसीआर का जो मार्केट है ना, मुंबई से अलग है। और यहाँ पर ना रेंज काफी बड़ी है। यहाँ पर यूजर एंड के घर आराम से शुरू हो जाते हैं 60-65 लाख रुपए में। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पता चला कि 100 करोड़ के घर भी आराम से बिक जा रहे हैं। ये स्थिति है। और बहुत सारी कंपनीज हैं, मतलब ये डीएलएफ यहाँ से जा रही है, आप देखिए मुंबई। लेकिन मुंबई की जो रियल एस्टेट कंपनीज है ना, उनको भी यहाँ पर मौके दिख रहे हैं। आपने हम यहाँ पर हम गुड़गांव में या फिर नोएडा में देख रहे हैं कि गोदरेज प्रॉपर्टीज ने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं अब, और अच्छे रिस्पांस भी मिले हैं। तो मार्केट में बज़ है। और ये है कि नहीं, एक पिछले 2-3 साल ना बहुत आकर्षक रहे हैं रियल एस्टेट प्लेयर्स के लिए, स्पेशली जो हाउस ओनर्स हैं, जिन्होंने पहले 2-3 साल पहले निवेश किया था। और अब थोड़ा सा स्टैग्नेशन हो सकता है कि आ सकता है, लेकिन ये है कि हाउसिंग की डिमांड देश में कम होगी, इसके आसार कम ही है शरद। सप्लाई डिमांड इसी का डायनेमिक्स है, बट अप साइकिल में तो रियल एस्टेट ज़रूर है, एनसीआर हो या मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन हो। हरीश जी, आप गुड आफ्टरनून। हरीश जी, आप डीएलएफ की चार्ट पे एक बार चेक ले लेते हैं। यहाँ पे जो है ऑफकोर्स अच्छी मोमेंटम जो है पोजिशनली दिखा था स्टॉक में। अभी तो कंसोलिडेशन पे भी थोड़ा मूव आया है, लेकिन ज़रा बताएं क्या राय है आपकी डीएलएफ पे, हरीश जी? शायद जी डीएलएफ की चार्ट स्ट्रक्चर देखिए लास्ट कुछ दिनों से एक करेक्शन देखने मिला था स्टॉक प्राइस को 880 885 लेवल से लेके स्टॉक प्राइस 808 तक गिर चुका था। मुझे लग रहा है कि वो ये जो कंसोलिडेशन फेज है जो खत्म हो चुका है, और मुझे लग रहा है कि एक चैनल का ब्रेकआउट भी दे चुका है स्टॉक प्राइस में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से रैली शुरू हो सकती है या फिर से एक बार ऊपर की ओर। मुझे लग रहा है कि 900 का जो लेवल है एक रेजिस्टेंस बना रहेगा, तो वहां तक फिर से एक बार शॉर्ट टर्म में रैली देखने मिल सकता है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में भी चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का इंडिकेशन दिखा रहा है। मुझे लग रहा है कि किसी को बाइंग है तो होल्ड करना चाहिए अभी भी, क्योंकि जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है कट हो गया कॉल, लेकिन डीएलएफ पे भी होल्ड की रेटिंग जो है देखने मिल रही है। पंकज, एक बार कैपिटल गुड्स खेमे पे भी नज़र डालते हैं, खास करके एबीबी इंडिया स्टॉक पे लीजिए। यहाँ पे इनकी जो ग्लोबल कंपनीज की कमेंट्री आई है, यहाँ पे पॉजिटिव आया है। इसकी थोड़ी डिटेल्स भी हम आपको बताएंगे। स्टॉक देखिए 1% ऊपर है। वही अगर बात करें तो थर्मैक्स पे भी अच्छी मूव आई है। ज़रा किस तरह आप कैपिटल गुड्स सेगमेंट देख रहे हैं पंकज? तो देखिए, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओवरऑल देखिए कैपिटल गुड्स में जो हमारा व्यू है काफी कंस्ट्रक्टिव है, बिकॉज अगर आप अप्रैल और मई मंथ के या अप्रैल एंड मई मंथ के आप सेंट्रल गवर्नमेंट के केपेक्स की बात करें तो काफी अच्छा उछाल है। एंड काफी चांसेस है कि जो सरकार का जो 11 लाख करोड़ का केपेक्स का टारगेट है वो मीट अप हो जाएगा।
एंड काफी टाइम के बाद में हम ओवरऑल देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर केपेक्स भी रिलेटिवली थोड़ा पिकअप करना चालू हुआ है। एंड इस करंट गवर्नमेंट का एक टेम्पलेट रहा है जहां पे वो 3% ऑफ जीडीपी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, तो आई थिंक वो एक ट्रेंड मेंटेन रहेगा और मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल तक आपको ये ट्रेंड दिखेगा। सो ओवरऑल टॉप डाउन अगर आप देखें तो केपेक्स जारी रहेगा। अगर आप प्लेयर्स की बात करें तो आई थिंक सबसे बड़ा जो केपेक्स हो रहा है वो आपका पावर साइड में हो रहा है, एनर्जी साइड में हो रहा है। एंड आई थिंक ओवरऑल हमें सेंस लगता है कि जितने भी आपके कैपिटल गुड्स कंपनीज हो है, चाहे वो एबीबी हो या फिर इवन बेयरिंग कंपनीज हो, एसकेएफ है, टिमकिन है, या इवन बिग ईपीसी प्लेयर्स लाइक एलएनटी हो, आई थिंक इनको एक फायदा मिलना चाहिए ओवरऑल फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, गिवन द फैक्ट दैट कि आपके ऑर्डर इनफ्लोस वगैरह रोबस्ट रहने वाले हैं। प्लस एक चीज और होती है कि जब आपकी इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होते हैं तो प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी भी धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाती है। एंड ओवरऑल आपका जो पूरा सेगमेंट है मेरे हिसाब से वो फायदे में रहने वाला है। एंड अगर उसमें मैं कुछ एसोसिएटेड सेक्टर्स को भी ऐड करना चाहूँ, जैसे कि उसमें सीमेंट एंड स्टील भी होता है, तो आई थिंक ये सेगमेंट ऑल्सो उस ओवरऑल केपेक्स साइकिल में बेनिफिट करने चाहिए। तो आई थिंक सबसे बड़ी जो थीम हमें अगले 5 साल तक की लगती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर या केपेक्स वाली थीम ही लगती है। 5 साल की थीम केपेक्स वाली ही लगती है और हमने देखा कि केपेक्स में पिछले 2 क्वार्टर से पिकअप जरूर आया है और लोअर लेवल से, हालांकि काफ़ी ज़्यादा नीचे आए हैं अपने हाई से, लेकिन शेयरों के चलने की शुरुआत हो गई है। शरद, आपने कुछ इस पर रिसर्च भी की है कैपिटल गुड्स वाले शेयरों को लेकर, बताइए क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या मिला है आपको? ने बहुत सही पॉइंट कही है कि जो प्राइवेट कैपेक्स है जिस तरह पिकअप आ रहा है 2 क्वार्टर से, यहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है अगर आप कंपेयर गवर्नमेंट कैपेक्स के करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया। लेकिन इसके अलावा जो टैरिफ इम्पोजिशन धीरे धीरे अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं तो एक क्लैरिटी भी देखने मिला है ग्लोबल ट्रेड को लेके। और थोड़ी देर पहले जो है पंकज जी ने भी कहा कि इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन रहता है तो प्रोजेक्ट की वायबिलिटी बढ़ती है। आज एबीबी ग्लोबल का कमेंट्री आया, इंडिया का ऑर्डर फ्लो 9% के नीचे ईयर ऑन बेसिस पे गिरा था, लेकिन एक्सपेक्टेशन था कि ज़्यादा गिरेगा, तो यानी कि ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। अभी भी अंडर ओन्ड है कुछ पॉकेट्स में अगर हम बात करें एफआईज को लेके या इवन डीआईज का। और जो गाइडेंस उनके एनुअल रिपोर्ट्स में आए पिछले 3-4 दिन से, मैं इनके सबके एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो गाइडेंस उतना खराब नहीं है FY26 के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ लो बताता हूँ। एबीबी का ऑर्डर इनफ्लो इंडिया में 9% गिरा है, एक्सपेक्टेशन था बाजार में 13-14% का, तो इसके कारण ऑफकोर्स स्टॉक में मोमेंटम आई, रिकवरी आया। सीमेंट्स में भी एक रबाउंड इफेक्ट देखने मिला। वही कमिंस इंडिया की बात करें तो 15 अप्रैल को एनुअल रिपोर्ट आया था और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि ग्रोथ आउटलुक जो पावर जनरेशन बिजनेस की है वहाँ पर एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है, क्योंकि डेटा सेंटर, हेल्थ सेंटर, पावर सप्लाई सेगमेंट्स, यहाँ पर अभी भी डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रॉन्ग है। और थर्मैक्स भी इंटरेस्टिंगली कोटक की रिपोर्ट आई, मेंटेन ऐड रखा, लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, लगभग 3,500 से 3,800 रुपये प्रति शेयर कर दिया। ये सारे स्टॉक्स, थर्मैक्स लीजिए, सीमेंट्स लीजिए, कमिंस इंडिया लीजिए, अच्छी रिकवरी। और थर्मैक्स की बात करें तो स्टॉक लगभग 8% ऊपर भी है। मैंने थोड़े वैल्यूएशंस भी चेक किए कि अब क्या वैल्यूएशंस महंगे हैं। देखिए अभी सारे जो कंपनीज हैं रेंज कर रहे हैं 41 to 46 टाइम्स के वैल्यूएशन पर। जो 52 वीक हाई लेवल्स की बात करें, कमिंस इंडिया को हटा दें तो बाकी सारे स्टॉक्स जो है 30 से लेकर 40% की गिरावट पे है। तो क्या वैल्यू बनता है कैपिटल गुड्स में यहाँ से? क्या एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है? इंटरेस्ट रेट कट सिनेरियो में प्रोजेक्ट वायबिलिटी और बढ़ेंगी? इस पे भी सवाल उठता है। लेकिन वैल्यू अगर है कैपिटल गुड्स में तो ये इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट हो सकती है कि नहीं, ये जो है आपके लिए मैं छोड़ता हूँ ये सवाल। लेकिन हरीश जी आप भी ज़रा बता दें कि कैपिटल गुड्स वाले स्टॉक्स पे यहाँ पे आपकी पसंदीदा शेयर कौन सी है और टेक्निकली कौन सा चार्ट साउंड है जहाँ पे एटलीस्ट पोजिशनल ट्रेड बना के कमाई के मौके हम ढूंढ पाएँ। शरद जी, कैपिटल गुड्स में स्टार्ट में देखते हैं। देखिए मेरे रडार पे पहला स्टॉक है सीजी पावर। अगर सीजी पावर का चार्ट से देखते हैं, शॉर्ट टर्म में भी एक क्लियरली एक ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि यहाँ से रैली करने के लिए तैयार ही है स्टॉक प्राइस में, और मुझे लग रहा है कि 750 का लेवल देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। अगर लॉन्ग टर्म एक पर्सपेक्टिव देखते तो 800 का लेवल भी देखने मिल सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं सीजी पावर में, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 660 का, और पहला टारगेट बनेगा 750, और उसके ऊपर अगर पोजिशनल बेस में होल्ड करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 800 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है सीजी पावर एक अच्छा स्टॉक है, और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए दोनों पर्सपेक्टिव से बाइंग कर सकते हैं सीजी पावर में, कैपिटल गुड्स सेक्टर में। सीजी पावर पे ज़रूर नज़र रखें। लेकिन एक सेकंड पॉलीकैप के नज़र भी देख लेते हैं। यहाँ पे मुनाफा
जो है आप देखें यहाँ पे अच्छी मोमेंटम आई है। 396 करोड़ से 592 करोड़ का जो है मुनाफा देखने मिला है। हालांकि स्टॉक की रिएक्शन देखें तो इंटरनल्स पे चेक करना पड़ेगा, वॉलेटिलिटी अभी और भी देखने मिल रही है। डायरेक्टर साहब एक बार पॉलीकैब का चार्ट फायर करें, यहाँ पे जो है गिरावट देखने मिल रही है, तो ऑफकोर्स मार्जिन्स को लेके क्या कमेंट्री आती है उस पर जो हमारी नज़र रहेगी। एक्सपेक्टेशंस की मार्जिन्स लोअर साइड में है, तो एक बार पॉलीकैब के नतीजे पे भी जो है फोकस करते हैं। ऑलमोस्ट 68-73 लेवल्स पे जो है ट्रेड करें। इसकी इंटरनल डिटेल्स क्या क्या आने वाली है वो सब पे जो है हम आपको रिसर्च करके आपको जल्द बताएंगे। लेकिन अभी वायदे बाज़ार में किस तरह सेटअप आ रहा है उस पर भी हम नज़र डालते हैं। और हमारे साथ पुलकित जुड़ रहे हैं। पुलकित, अब सेटअप जो था कल पॉजिटिव था, परसों भी पॉजिटिव था, आज थोड़े मिले जुले संकेत ज़रूर देखने मिल रहे, पर देखिए वॉलेटिलिटी है, एक्सपायरी है, किस तरह देख रहे हैं बाज़ार को कि यहाँ पे जो है मोमेंटम आ रहा है? शरद जी, अगर देखा जाए कल और परसों की जैसे आपने बात की, एक जो अपमूव की हमने मंडे को ही बात कर ली थी, वो एक अपमूव अब आके फैक्टर इन हो चुका है। Complete। आज है नंबर विप्रो के, तो हो सकता है कि विप्रो की एक न्यूज़ के बाद भी एक हम बाजार की तरफ डायरेक्शन ले पाएं। लेकिन आज का जो डेटा बन रहा है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आज है वीकली एक्सपायरी, आज थर्सडे है। तो हम इंडिया विक्स की बात करें, लगभग 11.3 के आसपास चल रहा है। ठीक है, कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो लगभग 0.6 के आसपास है। ये भी है ना बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड नहीं हुआ है, तो है ना कंफर्टेबल पोजीशन हम बोल सकते हैं। अब मोस्ट एक्टिव पुट की बात करते हैं, तो ये 25,150 के ऊपर है। और अगर हम मोस्ट एक्टिव कॉल की बात करें तो ये 25,200 के ऊपर है। और 25,200 पे कॉल राइटिंग हो रही है और 25,150 पे पुट राइटिंग हो रही है। तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के संकेत तो अभी बाजार के नहीं दिख रहे हैं। अगर हम हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 25,200 के ऊपर ही बना हुआ है। और अगर हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ये पहले 25,150 था और अब खिसक कर ये 25,100 के ऊपर आ चुका है। अगर ये 25,100 लगभग आज 3 बजे के पहले तोड़ देता है तो हो सकता है कि हम 25,000 तक का लेवल टच कर लें। बट अगर इसको होल्ड कर लेता है तो बहुत ज़्यादा फिर नीचे के संकेत नहीं दिख रहे हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, पीसीआर जो है पुट कॉल रेशो वो लगभग 0.78 के ऊपर है। और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 के ऊपर बना हुआ है। F&O बैन की बात करें कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ F&O बैन में है, तो हिंदुस्तान कॉपर और एंजल वन, ये 2 कंपनी हैं जो अभी F&O बैन में है। लेकिन जो हम न्यू एंट्रेंट की बात करते हैं तो RBL बैंक कल निकला था और आज वापस एंट्री हो रही है। इसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट लगभग 107% पहुंच चुकी है। तो कल हम सुबह इसको ये बैन में देख सकते हैं। तो जी ये था F&O का मोटा मोटा सेटअप। बाकी जैसा जैसा क्यू आता जाएगा हम कल भी दर्शकों को अपडेट कर देंगे। जी बिल्कुल, अपडेट्स जो है आते रहेंगे। और पॉलीकैब पे एक बार देखें तो गिरावट हावी फिर से हो रही है, लगभग 1.5% का जो है गिरावट आया है। हरीश, एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं पॉलीकैब पे। जो सेलिंग प्रेशर जो इंटेंसिफाई कर रहा है मोस्टली इनके इंटरनल्स पे, खास करके मार्जिन्स को लेके जो है कुछ इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। हरीश, एक बार पॉलीकैब की चार्ट पे एक बार चेक लेते हैं। पिछले महीने स्टॉक लगभग 13% रिटर्न्स दिए, तो 3 महीने में एक अच्छी रैली भी पॉलीकैब में देखने मिली थी। तो यहाँ से थोड़ी मुनाफा वसूली देखने मिलेगी कि और वॉलेटिलिटी रहेगी आज? शरद जी, अगर देखा है तो पॉलीकैब में देखिए, जैसे आपने बताया, बिल्कुल एक अच्छा खासा रैली देखने मिला था नीचे लेवल से। और मुझे लग रहा है कि जो भी है एक प्रॉफिट बुकिंग इंडिकेशन है। ज्यादा कुछ मुझे लग रहा है कि चार्ट स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं है, अभी भी ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है। मुझे लग रहा है कि अभी भी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक होल्ड कर रहा है। तो लग रहा है कि स्टॉक प्राइस एक माइनर करेक्शन देखने मिल सकता है, जो कि 6,750 के आसपास सपोर्ट है। तो वहां तक मिल आता है तो फिर से एक बार बाइंग कर सकते हैं डिप्स में। तो बाइंग है तो किसी के पास होल्ड रखना चाहिए अभी, क्योंकि ऐसा कुछ मेजर चार्ट स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं है। लगता है कि ऊपर की ओर देखा जाए तो 7,000 350 के आसपास रेजिस्टेंस हो रहे हैं, वहां तक मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो होल्ड रखना चाहिए बाइंग के, और डिप्स में बाइंग करने की राय रहेगी पॉलीकैब में। पॉलीकैब पे भी जो है नज़र है। लॉन्ग टर्म चार्ट तो यहाँ पे स्ट्रेंथ है, तो मुनाफा वसूली देखने मिल सकता है। बट ऑफ कोर्स स्टॉक भी जो है रिकवरी करने की कोशिश ज़रूर करिए दिन के लो लेवल से, तो इस पर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार ऑप्शंस के चैंपियन और अहम प्रीव्यूज़ जो कल आने वाले हैं उस पर हमारी नज़र रहेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बहुत ही क्रूशियल लेवल के पास है निफ्टी, 25,100 की सपोर्ट के आसपास है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में गिरावट थोड़ी सी बढ़ी है और
बहुत ही अहम सपोर्ट है इंट्राडे के लिए 56,800 वहां पर हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक फिलहाल आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। और आज की जो गिरावट है वो ज्यादातर आई है आईटी और बैंकिंग शेयरों से, क्योंकि आप देखिए इन्फोसिस, एचसीएल टेक महिंद्रा, ये तमाम शेयर कमजोर हैं। और कल रिलायंस के नतीजे आएंगे, रिलायंस भी नतीजों से पहले आज वीकनेस के साइंस दे रहा है, करीब 0.25% के आसपास की कमजोरी हम रिलायंस के शेयर में देख रहे हैं। तो जो भी बड़े शेयर हैं वहां से कोई सपोर्ट नहीं है, इसके चलते बाजार पर हम देख रहे हैं कि प्रेशर जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन कल आने वाले आज एक और अहम नतीजे पर नजर रहेगी एक्सिस बैंक के अलावा, और वो है विप्रो का। आईटी में मतलब एक तरह से इन्फोसिस, टीसीएस के, एचसीएल टेक के, टेक महिंद्रा के नंबर्स तो आ ही गए हैं। अब विप्रो और इन्फोसिस, इन नंबर्स पर नजर रहेगी। विप्रो के नतीजे आज आ जाएंगे और 23 तारीख को आएंगे इन्फोसिस के नतीजे। एक बार जरा विप्रो का जरा देख लेते हैं कि क्या अनुमान है, क्या उम्मीदें हैं, और उसके बाद इस पर एक व्यू लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब इसमें हम देख रहे हैं कि 2% के आसपास की गिरावट की आशंका है। मुनाफे की बात करें करीब 9.5% के आसपास की गिरावट इसमें आ सकती है। और मार्जिन में भी कमजोरी आएगी, करीब करीब थोड़ी सी कमजोरी आएगी, 17.3% से घटकर आ सकती है 17.13%। तो ये उम्मीदें हैं। एक राय आपसे चाहिए पंकज जी, आईटी शेयरों को लेकर और विप्रो को लेकर भी। मतलब विप्रो से भी कोई खास उम्मीदें नहीं है नतीजों को लेकर। टीसीएस ने संकेत कमजोर दिए थे, एचसीएल टेक के भी नतीजे कमजोर आए, टेक महिंद्रा के मिले जुले, और उसके बाद ये विप्रो के नतीजों पर नजर है। आपका व्यू क्या है आईटी पैक को लेकर? आईटी सेक्टर जब अच्छे टाइम में था तो करीब आपको 7 या 8% की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ मिलती थी और उस पर आपको 3 या 4% का करेंसी डिप्रिसिएशन मिलता था। तो कंपनीज करीब 11-12% की ग्रोथ दिया करती थी। उसके बाद में पिछले 1-2 साल से अगर आप देखेंगे तो ये ग्रोथ अभी 3 से 4% के आसपास में हो गई है। एंड करेंसी डिप्रिसिएशन के थोड़े चांसेस कम है, क्योंकि डॉलर अगर आप देखें, बिकॉज जैसे ट्रम्प की पॉलिसीज हैं उसकी वजह से डॉलर में वीकनेस है, तो कहीं ना कहीं रुपये उस हिसाब से डिप्रिशिएट नहीं होगा, तो आपकी जो ग्रोथ है वो 4-5% से ज्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जैसे आपकी टैरिफ पॉलिसी है और जितनी अनसर्टेनिटी है, जो एक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आईटी सेक्टर की ग्रोथ के लिए, आई थिंक वो अभी कहीं नजर नहीं आती है। अगर आप क्वार्टर की ग्रोथ की बात करें तो -1 से +1% के बीच में टीयर 1 कंपनीज की ग्रोथ रहने वाली थी। एंड आई थिंक उसी एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। इनफैक्ट जैसे कि इन्फोसिस वगैरह का भी देखें तो इन्फोसिस ने जो गाइड किया था 0 to 3% किया था, शायद चांस है कि वो थोड़ा रिवाइज कर दे, लोअर एंड को 1 to 3% कर दें। बट इस तरीके की ग्रोथ रेट कोई बहुत एक्साइटिंग ग्रोथ रेट नहीं है। एंड जैसे आपके अभी भी काफी सारे देशों के साथ में इनकी जो टैरिफ पॉलिसी है क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सेक्टर अर्निंग के हिसाब से थोड़ा स्ट्रगल करेगा। एंड क्योंकि यूएस काफी बड़ा मार्केट है, 45-50% जो भी रेवेन्यूज होते हैं आईटी कंपनीज के वहीं से आते हैं, तो वो आपको इतनी जल्दी 1 या 2 क्वार्टर तक क्लैरिटी शायद ना मिले। एंड तब तक मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि ये सेक्टर ओवरऑल चलेगा या प्राइस परफॉर्मेंस कर सकता है। तो मैं इसमें कोई बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन की उम्मीद नहीं रखता। हालांकि सेलेक्टिवली जैसे आपके कोफोर्ज हो गए, कोफोर्ज में करीब 5.5% का ग्रोथ का उम्मीद है, या परसिस्टेंट है करीब 3-3.5% का ग्रोथ। तो यहाँ पे ग्रोथ जो है वो थोड़ी ज्यादा बेटर है, बिकॉज इनका एक तो ये है कि ये बड़ी डील थोड़ा जल्दी क्लोज कर पाते हैं और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपोजर है दोनों कंपनी का थोड़ा कम है। अदरवाइज इन जनरल आईटी सेक्टर को मैं नहीं मानता कि ये पूरे मार्केट को या निफ्टी को आउट परफॉर्म करने वाला है। से ज्यादा उम्मीदें आप ना रखें, लेकिन चलिए आज के कमजोरी के बाजार में कुछ कमाई के अच्छे मौके खोजते हैं और लेकर आते हैं ऑप्शन का एक शानदार ट्रेड अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन में। एंजल वन की स्नेहा सेठ हमारे साथ हैं। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कहां पर फोकस है आपका बाजार में? यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट हायर लेवल्स पे थोड़ा सा टेंटेटिव रहा है, तो ओवरऑल एक काउंटर जो मेरी नजर गई है वो LNT पर है। काफी समय से ये काउंटर एक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग ही दिखा रहा था। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था अराउंड 3,490-480 के आसपास, जो कि काउंटर ने ब्रीच किया है आज के सेशन में। मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और कंटिन्यू हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट करके कि यहाँ पे 3,450 की पुट बाय करें। 40-42 के रेंज में से बाय करना है। स्टॉप लॉस 19 का लगाना है, टारगेट 82 का रहेगा।
एज पर द टारगेट एंड स्टॉप लॉस। मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है दैट इज अराउंड 4,000 और प्रॉफिट पोटेंशियल 7,000 का रहेगा। जी बिल्कुल, स्नेहा ने जो है LNT पे नज़र डाली है और 345 का जो है पुट कॉल्स पे जो पुट पे जो है ऑप्शन पे खरीदारी की राय आई है। अधिकतम मुनाफा लगभग 7,000 रुपये प्रति शेयर और नुकसान लगभग 4,000 रुपये। धन्यवाद स्नेहा, आप हमारे साथ जुड़े और वायदे बाज़ार में जब आप ट्रेड्स लेते हैं तो अपने वित्त सलाहकार से ज़रूर सलाह मशवरे करें। लेकिन चलिए, अगर प्रीव्यूज़ का सेगमेंट है और एक्सिस बैंक पे भी नज़र डाल देते हैं। यहाँ पे अगर प्रीव्यूज़ की बात करें तो Q1 नंबर्स जो है यहाँ पे नज़र आएगी। नतीजे आने वाले, नेट इंटरेस्ट इनकम तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहेगा, 2.5% का ग्रोथ है, पर इंटरेस्टिंगली GNPAs NNPAs थोड़े डिटोरिएट कर सकते हैं। ये आंकड़े जो इनिशियली हम देख रहे हैं, प्रॉफिट की भी बात करें तो अनुमान लगभग 5.5% का आज जो है लाइकली मार्केट आज के बाद एक्सिस बैंक के नतीजे आने वाले हैं। और ओवरऑल ऑफ कोर्स ग्रोथ के ट्रिगर्स, कंपनी की गाइडेंस क्या रहेगी उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून, शरद हियर। लक्ष्मीकांत जी, ज़रा बताएं कि टेक्निकल चार्ट सेटअप से एक्सिस बैंक में क्या जो है मूव आ सकता है। ऑफकोर्स आज देखें तो दिन के लो में ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट एक छोटी सी रिकवरी की अटेम्प्ट ज़रूर है, बट अभी भी वेल बिलो 1160 लेवल्स है। लक्ष्मीकांत जी, ज़रा बताएं एक्सिस बैंक के चार्ट चेक। गुड आफ्टरनून शरद जी। तो एक्सिस बैंक के चार्ट को देखने पर नजर आ रहा है एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अपर साइड की ओर जो रेजिस्टेंस है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 1200 के आसपास, और जो निचले लेवल पे जो सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो 1140 से लेकर 1120 के लेवल्स के आसपास दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है अगर 1200 के ऊपर अगर निकलता है तो देन आफ्टर फर्दर अपसाइड के मूव इसमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि इसको 1250 की तरफ पुश करेंगे। अदरवाइज ये अपना जो 200 DMA लेवल से और 100 DMA लेवल से जो 1140 और 1120 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको रिटेस्ट कर सकता है आने वाले समय में। इस बैंक पे जो है ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट लेवल्स पे हमारी ज़रूर नज़र रहेगी। लेकिन हमारे साथ आशीषा ज्वाइन कर रही है। आशीषा, गुड आफ्टरनून। रिलायंस पे जो है बातचीत तो पूरी चल रही है और कल जो है अहम अर्निंग्स आने वाले हैं। ऑयल गैस सेगमेंट भी आप ट्रैक करती है और अब तो पूरे रिलायंस को भी आप ट्रैक कर रहे हैं। किस तरह प्रीव्यू का बाजार का एक्सपेक्टेशंस रहेगा, जरा आप बताएं। ठीक है, तो टॉप लाइन की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री से म्यूटेड एक्सपेक्टेशंस ही रखने चाहिए इस तिमाही में। हालांकि कई सारे सेगमेंट से अच्छा परफॉर्मेंस इस तिमाही में नजर आ सकता है। कंसोलिडेटेड नंबर्स की बात करें तो याद रखें नेट रेवेन्यू करीब 2,45,700 करोड़ के आसपास आएगा, जो सीक्वेंशियल बेसिस पर करीब 6% की गिरावट होगी। तो नेट रेवेन्यू फ्रंट पर गिरावट एक्सपेक्टेड है इस तिमाही में, लेकिन मार्जिन्स यहाँ पर बढ़ोतरी दिखेगी। एबिटा 2% तक बढ़ सकते हैं और मार्जिन्स 18.3% पर एक्सपेक्टेड है वर्सेस 16.8% जो कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर FY25 में रिपोर्ट किए थे। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो रिटेल सेगमेंट के एबिटा में थोड़ी सी कमजोरी दिखेगी, करीब 2% की गिरावट सीक्वेंशियल बेसिस पर एक्सपेक्टेड है। लेकिन रिटेल के अलावा बाकी दो सेगमेंट्स की बात करें, डिजिटल जहां पर जियो प्लेटफॉर्म्स और जियो भी आता है, उस सेगमेंट के एबिटा में करीब 4% की बढ़ोतरी नजर आ सकती है। याद रखें रिलायंस जियो ने प्राइस हाइक्स किए थे कुछ क्वार्टर्स पहले, जिसका पूरा इम्पैक्ट इस तिमाही में नजर आएगा और इसी के चलते डिजिटल सेगमेंट के एबिटा में 5% तक की बढ़ोतरी नजर आ सकती है। लेकिन डिजिटल के अलावा ऑयल टू केमिकल O2C बिजनेस की बात करें तो इसके एबिटा में भी 4 से 5% की तेजी एक्सपेक्टेड है। मार्जिन्स हायर साइड पे रहेंगे, जिसके चलते O2C सेगमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर, उनके रिटेल सेगमेंट में जियो को लेकर, उनकी टैरिफ टेलीकॉम टैरिफ को लेकर क्या कमेंट्री आती है, उस पर सबकी नजर रहेगी। और याद रखें शरद, कुछ क्वार्टर्स पहले करीब 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने ग्रीन एनर्जी और न्यू एनर्जी बिजनेसेस में किया था, तो वहां पे कुछ फॉलोअप कमेंट्री होगी तो उस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन रिलायंस जियो में एक और नंबर पर सबकी नजर रहेगी और वो है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। 206 रुपए उन्होंने लास्ट क्वार्टर में रिपोर्ट किया था, इस तिमाही में 210 रुपए के आसपास आ सकता है और नए सब्सक्राइबर्स भी कंपनी ऐड करेगी। करीब 9 से 9.5 मिलियन नए सब्सक्राइबर्स कंपनी ऐड कर सकती है, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही है। तो टेलीकॉम बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, O2C सेगमेंट का भी अच्छा होगा। हालांकि रिटेल सेगमेंट में थोड़ी सी कमजोरी इस तिमाही में नजर आ सकती है।
जी बिल्कुल। लास्ट सीजन भी देखे तो अर्निंग्स जो है कंजम्पशन स्पेसिफिक सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बट दो सवाल उठता है आशीषा। जियो की बात करें तो पोटेंशियल लिस्टिंग कब होगी, सवाल वो है। और दूसरा है कि इनके जो कंपटीटर है भारतीय एयरटेल, एआई को लेके बहुत बड़ा अनाउंसमेंट परप्लेक्सिटी के साथ कर दिया। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा आशीषा इस चीज़ को देखने के लिए। लेकिन हरीश जी एक बार रिलायंस की चार्ट चेक लीजिए, और ऑफकोर्स आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के भी जो है नतीजे आने वाले हैं तो उस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन एक बार रिलायंस की चार्ट चेक ले, देखिए डेज लो पे जो है ट्रेड कर रहा है स्टॉक, 1475 लेवल्स पे है। तो हरीश जी एक बार रिलायंस पे चार्ट चेक लें। हाँ बिल्कुल शरद जी, अगर जियो के चार्ट अक्सर देखिए चार्ट्स में थोड़ा बहुत गिरावट देखने मिल रहा है, ऑलमोस्ट आधे टका का। मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में सपोर्ट जोन बना हुआ है 1460 के अराउंड, तो मुझे लग रहा है कि वहां तक फिसल सकता है स्टॉक प्राइस। और मुझे ऐसा कुछ मेजर ट्रेंड में तेजी या मंदी दिख नहीं रही। मुझे लग रहा है कि ऐसे कंसोलिडेशन में ही रह सकता है कुछ स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि बेस बंद 1460 के अराउंड एक सपोर्ट है, वहां तक मुझे लग रहा है कि फिसल सकता है। वहां पे एक बेस बन सकता है स्टॉक प्राइस, वहां से फिर से एक बार रिकवरी देखने मिल सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन में ही है तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन नीचे के लेवल्स पे अगर किसी को बाय करना है तो नीचे लेवल्स पे थोड़ा वेट करे, थोड़ा 1460 के अराउंड आता है तो स्टॉक प्राइस को वहां पे बाय करने की कोशिश करे रिलायंस इंडस्ट्रीज। 1460 तक के लेवल्स नजर आते हैं तो खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन अभी के लिए कंसोलिडेशन फेज में ही स्टॉक रहेगा। और कल मार्केट आवर्स के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन 3 बज चुके हैं, हमारे खास सेगमेंट मार्केट से 3 का समय भी हो चुका है। और कौन से स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन दिखा है, मार्केट एट 3 हमारा खास सेगमेंट लेकर अब हमारे साथ आनंद शुक्ला जुड़ चुके हैं। आनंद जी गुड आफ्टरनून, बताएं कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है आज। जी हाँ, गुड आफ्टरनून आशीषा। 3 बजे तक के बाजार की तरफ देखें तो निफ्टी में गिरावट बढ़ी है, 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। वहीं निफ्टी बैंक में देखें तो 300 अंकों से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी बैंक में दिख रही है। लेकिन जो सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा है वो है आईटी का। आईटी शेयरों पर दबाव दिख रहा है। टेक महिंद्रा का शेयर देखें, कमज़ोर नतीजे आए हैं, करीब 3% की गिरावट दिख रही है। वहीं परसिस्टेंट और इन्फोसिस में भी 1.5 से 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा है, अदानी विल्मर का शेयर देखें 6% की शानदार तेज़ी दिख रही है और औसत से 12 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वहीं टायर सेक्टर से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का शेयर देखें 3.5% की तेज़ी दिखा रहा है शेयर, और औसत से 4 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। यूपीएल का शेयर 4% ऊपर कारोबार कर रहा है, F&O के टॉप गेनर्स में शामिल है और वॉल्यूम जो है 3 गुना ज़्यादा यहाँ भी देखने को मिल रहा है। एक खबर है स्टरलाइट टेक पर, कंपनी ने हाइजेनको के साथ करार किया है और ये जो करार है वो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए कंपनी ने किया है। 2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। HDFC AMC के भी नतीजे आए हैं। मुनाफे की तरफ देखें तो 604 करोड़ से बढ़कर 750 करोड़ पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं आय में देखें तो 775 करोड़ से बढ़कर 968 करोड़ पर पहुंच गया है। शेयर 2% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो JSW स्टील पर मोतीलाल ओसवाल की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य रखा है 1180 रुपये का। साथ ही साथ वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए आय में जो है 10% से ज़्यादा ग्रोथ का अनुमान भी जताया है। इसी के चलते शेयर हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। तो 3 बजे तक ये सभी अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में एक्शन आज देखने को मिल रहा है। जी धन्यवाद आनंद जी, आपने जो है मार्केट 3 पे जो है इम्पोर्टेंट स्टॉक्स हमें बताए। लेकिन आप चलते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की स्पेन यात्रा ने प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय खेल और निवेशक नेटवर्क से जोड़ने की ऐतिहासिक पहल की है। इस दौरे की शुरुआत मैड्रिड स्थित विश्व प्रसिद्ध ला लीगा मुख्यालय के दौरे से हुई। मुख्यमंत्री ने ला लीगा के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर फुटबॉल एक्सलेंस सेंटर की स्थापना पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि स्पेनिश कोचिंग और वैश्विक खेल वैश्विकता का लाभ मध्य प्रदेश के युवाओं तक पहुंचाना चाहिए। ला लीगा के साथ संभावित साझेदारी से नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने स्टार्ट और बिजनेस इन 30 डेज जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए स्पेनिश निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया। इस दौरे से डॉक्टर यादव ने मैड्रिड बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया।
जहां उन्होंने कहा कि भारत और स्पेन सांस्कृतिक रूप से अलग होकर भी मूलत मानवता के मूल्य से जुड़े हैं। 3 दिन का मेरा दुबई का दौरा मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न अलग अलग प्रकार की योजनाओं में को लेकर के बहुत सकारात्मक रहा। मैं इस यात्रा से संतुष्ट भी हूँ और मुझे लगता है कि दुबई में आगे आने वाले समय में और हमारी इसी प्रकार की गतिविधियों को बढ़ाना पड़ेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से विश्व के देशों के साथ भारत सरकार के अम्ब्रेला में राज्य सरकारें काम कर रही है, मध्य प्रदेश उसमें अपनी बड़ी भूमिका देखता है और इसी आधार पर हमने अपने स्पेन और दुबई का दौरा बनाया था। मैं जिस प्रकार से दुबई का दौरा संपन्न करके आया हूँ, हर सेक्टर में, चाहे टूरिज्म हो, माइनिंग हो, अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री हो, फूड इंडस्ट्री हो, फूड पार्क हो, हर एक स्थान पर हमको अच्छा स्कोप मिला है। मैं इसी प्रकार से उम्मीद करता हूँ स्पेन में भी दौरा इसी प्रकार रहेगा। ऑफ कोर्स पब्लिक प्राइवेट मॉडल ओनरशिप पे जो है एमपी गवर्नमेंट और स्पेन की मीटिंग्स पे जो है इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। लेकिन चलिए जल्द से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है एक अहम प्रीव्यू जेएसडब्ल्यू स्टील का आएगा और कौन से रहने वाले बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। और ऑफ कोर्स बाज़ार की बात करें तो जो गिरावट है वो जो है आप कह सकते हैं फ्लैट 25,120 के लेवल्स के नीचे बाज़ार आया है। सेलिंग थोड़ी सी इंटेंसिफाई ज़रूर हुई है पिछले 10 से 15 मिनट के सेशन में। लेकिन अर्निंग स्पेसिफिक जो है न्यूज़ फ्लो भी जो इम्पॉर्टेंट है। जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे आने वाले हैं। ऑफ कोर्स आज देखें तो वॉलेटाइल ज़रूर है, बट एक रिकवरी डेज लो से रिकवर करने का कोशिश किया। 1030 लेवल्स के ऊपर ट्रेड हो रही है। इसका अर्निंग्स का क्या एक्सपेक्टेशंस रहेगा, इसके सारे डिटेल्स जो है हमें आशीषा बताएंगे। आशीषा बताएं जेएसडब्ल्यू स्टील का स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशंस क्या है और नंबर्स क्या रहेंगे। बिल्कुल, तो स्टील सेक्टर की सबसे पहली कंपनी होगी जेएसडब्ल्यू स्टील, जिसके नतीजे कल आएंगे मार्केट आवर्स के बाद। याद रखें कंपनी ने शेड्यूल्ड मेंटेनेंस किया था डोल्बी के अपने प्लांट में, जिसके चलते वॉल्यूम्स पर इस तिमाही में इम्पैक्ट दिखेगा। आंकड़ों की बात करें तो रेवेन्यू 42,220 करोड़ के आसपास आएगा, जो 6% की गिरावट होगी सीक्वेंशियल बेसिस पर, और मार्जिन 17% पर एक्सपेक्टेड है वर्सेस 14.2% जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। तो रेवेन्यू फ्रंट पर गिरावट एक्सपेक्टेड है और इसकी वजह यही है कि प्लांट मेंटेनेंस के चलते वॉल्यूम्स पर इम्पैक्ट दिखेगा और सीक्वेंशियल बेसिस पर वॉल्यूम्स करीब 9% तक गिरते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव और अच्छी खबर यही होगी कि स्टील प्राइसेस बढ़े थे। याद रखें करीब 4 से 5% की बढ़ोतरी रियलाइजेशंस में नजर आ सकती है। और कोकिंग कोल जो एक मेजर रॉ मटेरियल होता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके दाम घटे हैं। तो एक साइड पर कोकिंग कोल के प्राइसेस घटे और रियलाइजेशंस बढ़े, डबल बेनिफिट होगा कंपनी को, जिसके चलते स्प्रेड्स बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। एबिटा की बात करें, एबिटा पर टन जो स्प्रेड का एक मेट्रिक होता है, वो करीब 11,120 रुपए प्रति टन के आसपास आ सकता है, जो 27% का ग्रोथ होगा सीक्वेंशियल बेसिस पर। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है कैपेक्स प्लान्स को लेकर, स्टील प्राइसेस और कोकिंग कोल प्राइसेस को लेकर, और भूषण स्टील एंड पावर इनका जो रेजोल्यूशन प्लान किया था वो सुप्रीम कोर्ट ने एडिकेट कर दिया था। तो वहाँ से क्या कुछ कमेंट्री निकल कर आती है उस रेजोल्यूशन प्लान को लेकर, उस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन ऑल इन ऑल म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। एबिटा पर टन में बढ़ोतरी दिखेगी, लेकिन वॉल्यूम्स लोअर साइड पर रहेंगे। बिल्कुल म्यूटेड सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आपको जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने मिलेंगे और एबिटा पर टन और वॉल्यूम्स पे भी जो है बाजार की नज़र रहेगी। लेकिन जल्द से एसटीबीटी या बीटीएसटी ट्रेड है अगर, तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। हरीश, सबसे पहले आप बताएं। शरद जी, मेरे पास 2 स्टॉक्स है एक्चुअली आज के लिए, बीटीएसटी के लिए और एसटीबीटी के लिए। पहला स्टॉक रहेगा मेरा कल्याण ज्वेलर्स में। अगर कल्याण ज्वेलर्स में स्टॉक चलते देखते हैं तो देखिए क्लियरली एक ब्रेकआउट दिया आज के ट्रेडिंग सेशन में और वॉल्यूम भी एक अच्छा खासा गेन हो चुका है और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। कल्याण ज्वेलर्स कवरेज में नहीं है, तो दूसरे स्टॉक पे भी फोकस कर लेते हैं। हाँ हरीश जी बोलिए।
दूसरा स्टॉक है मेरा बाय का रडार पे ही है, दूसरा वाला भी जो है प्रेस्टीज एस्टेट। अगर प्रेस्टीज एस्टेट की स्टॉक स्ट्रक्चर की देखते हैं, क्लियरली एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिया हुआ है। स्टॉक प्राइस में लग रहा है कि करंट लेवल से बाय करना चाहिए। ऊपर की ओर टारगेट्स में लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 1900 का टारगेट्स लेके चलना चाहिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1720 का प्रेस्टीज एस्टेट में। और दूसरा स्टॉक मेरा रडार पे है जो है एमसीएक्स। एमसीएक्स सेल की राय रहेगी मेरी। जिस तरीके से एक सेटअप बनाया हुआ है, वीकनेस का इंडिकेशन दिखा रहा है, मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स में सेल करना चाहिए करंट लेवल्स पे। और टारगेट्स बनेंगे 7950 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 8450 का। लक्ष्मीकांत जी STBT आपके और क्या BTS रहेंगे? लक्ष्मीकांत जी आपके क्या रहेंगे कॉल्स बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स के? बीटीएसटी में हमें वीगार्ड पसंद आ रहा है। वीगार्ड में काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है डेली के चार्ट पर। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे इसको बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो रखना है 390 का, और जो अपसाइड के जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहा है 435 के। सो वीगार्ड में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। दूसरा जो स्टॉक है वो है सीजी पावर। सीजी पावर में एक हमें कंजेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है डेली के चार्ट पर। अभी ये फिलहाल 690 के 688 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, और एक इसमें अच्छा खासा सपोर्ट बेस बनता हुआ नजर आ रहा है 200 डीएमए और 50 डीएमए के आसपास। तो 675 का स्टॉप लॉस लेकर इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। अपर साइड के जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 720 के। सीजी पावर पे भी जो है नज़र ज़रूर रहेगी। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के उस पार जो है कुछ अहम क्लोजिंग ट्रेड्स रहने वाले हैं जिस पे हमारी नज़र है, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज भी आ रहा है, एक एक्सक्लूसिव। जल्द हम लौटते हैं। फिर से एक बार आपका स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम मिनिस्टर, उनसे निकल कर आई है, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में 65 या $70 पर बैरल के बीच में रहेंगे तो इंडिया में फ्यूल प्राइसेस यानी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम होते हुए नजर आ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्री निकल कर आई है। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 महीने में अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस कंट्रोल में रहते हैं ग्लोबल मार्केट में तो फ्यूल प्राइसेस कम किए जाएंगे। याद रखें, पॉजिटिव बड़ी खबर है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन्स कम होते हुए नजर आएंगे। तो HPCL, BPCL, IOCL सभी स्टॉक्स पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा। और शरद, लास्ट टाइम पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कब चेंज हुए थे और कब बढ़े थे मुझे तो याद नहीं, और आई थिंक 2 से 3 साल से तो प्राइसेस चेंज ही नहीं हुए हैं। तो अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस कम रहते हैं और 65 और $70 के बीच रहते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन्स पर तो इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन फ्यूल प्राइसेस बदलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, कंजम्पशन के लिए भी तो एक हैप्पीनेस जरूर होगा। OMCC हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि एक LPG सब्सिडी आ सकती है, वो न्यूज़ फैक्टर इन हो चुका है आशीषा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि कंजम्पशन स्टोरी जो प्ले आउट आ रहा है, वो ऑफकोर्स जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स होता है वो भी सस्ता हो सकता है। BPCL ऑफकोर्स एक टाइप से रिकवरी करने की कोशिश कर रही है, बट अभी भी अब टुवर्ड्स द लोअर साइड है। एक बार IOCL और HPCL का भी चार्ट फायर करें डायरेक्टर साहब। पंकज जी, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आप कैसे देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है प्राइसेस रिड्यूस कर सकते हैं? थोड़ी देर पहले आशीषा डिस्कस कर रही थी कमेंट्री, ज़रा ऑयल एंड गैस सेगमेंट में खास करके OMCs को लेके जो है आपकी क्या व्यू रहने वाली है? और ऑफकोर्स क्रूड डेरिवेटिव्स का भी एक सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट आता है, तो उस पर भी आपकी क्या नज़र रहेगी पंकज जी? तो देखिए, ऑयल एंड गैस में जो सबसे बड़ा वेरिएबल होता है वो प्राइस का ही होता है, बिकॉज आप चाहे डिमांड ग्रोथ की बात करें तो बहुत ही लो सिंगल डिजिट में होती है। एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस अगले 4-5 साल तक हमें उम्मीद है कि कोई बहुत बड़ा आपको मेजर मूवमेंट नहीं मिलने वाला है, बिकॉज ओपेक जो है अभी भी करीब 2 से 2.5 मिलियन बैरल की स्पेयर कैपेसिटी पे बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल प्राइसेस ज्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है। एंड ओवरऑल अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस $65 to $70 के रेंज में रहते हैं तो काफी चांसेस है, या एक रिस्क हमेशा रहता है कि जो रिटेल प्राइसेस है वो नीचे लेके आ सकते हैं, एंड उसकी वजह से जो मार्केटिंग मार्जिन है इन कंपनीज के इम्पैक्टेड हो सकते हैं। सो दैट वे वो एक रिस्क हमेशा मार्केट में रहता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप रिफाइनिंग साइड में देखें तो रिफाइनिंग साइड में थोड़ी चीजें बेहतर हुई हैं, बट इतनी बेहतर भी नहीं हुई है। तो मेरे हिसाब से सरकार को, क्योंकि इन्फ्लेशन का प्रेशर ज्यादा नहीं है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि शायद इतनी जल्दी वो रिटेल प्राइसेस कम ना करें। एंड तब तक आई थिंक जितनी भी आपकी डाउनस्ट्रीम कंपनीज हैं उनके लिए प्रॉब्ली सिनेरियो ऐसे ही मेंटेन रहेगा। आई थिंक इनमें जो कभी री रेटिंग होगा वो तभी होगा जब ये
थोड़े ऑयल एंड गैस वर्टिकल को छोड़ के बाकी और न्यू एनर्जी वर्टिकल साइड में एक्शन लेंगे तो तभी इनमें होगा। अदरवाइज इसमें आपको एक कमोडिटी स्पेसिफिक जो वैल्यूएशन होते हैं 5 या 6 का या 7 का मल्टीपल, आई थिंक उससे बियॉन्ड मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैं इनको पोर्टफोलियो स्टॉक की तरह नहीं देखता, इनफैक्ट इनको आप ट्रेडिंग स्टॉक की तरह देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगले क्वार्टर में आपके जो जीआरएम से थोड़े बेहतर निकल के आएंगे तो हो सकता है कि आपको उधर पे एक थोड़ा बेहतर प्राइस एक्शन मिल जाए, बट पोर्टफोलियो के हिसाब से आई थिंक काफी सारी चीजें होनी है, तभी आप इसको पोर्टफोलियो के हिसाब से देख सकते हैं। ट्रेडिंग के हिसाब से देखने का जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पंकज जी ने कहा, और अगर ट्रेडिंग की बात हुई है तो हरीश जी और लक्ष्मीकांत जी आप दोनों से एक एक करके राय लेंगे। हरीश जी, ओएमसीज या ऑयल एंड गैस स्पेस में कुछ अच्छा ट्रेडिंग बेट लग रहा है अभी? मुझे लग रहा है कि ओएमसीज में देखा है तो एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है जो कि मुझे लग रहा है कि इसका चार्ट तक अभी भी तेजी का इंडिकेशंस दिखा रहा है, क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम का होल्ड कर रहा है चार्ट स्ट्रक्चर पे। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी का बाइंग है तो होल्ड रखना चाहिए, और मुझे फ्रेश करंट लेवल्स भी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी में। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर टारगेट्स बन रहे हैं 160 के अराउंड शॉर्ट टर्म में, और 160 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक प्राइस 165 170 लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 145 के अराउंड। मुझे लग रहा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अभी भी अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी दे सकता है करंट लेवल्स से। स्टॉप लॉस 160 165 लेवल्स का टारगेट प्राइस, बाय ऑन डिप की रणनीति, यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है आईओसीएल के। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, आपसे भी एक राय लेना चाहता हूँ कि ऑयल एंड गैस में कौन से स्टॉक्स जो है आप देख रहे हैं मोमेंटम देखने मिल सकता है? आज हमने एमजीएल में भी एक अच्छी अपमूव देखी है, लेकिन बताएं आपका कोई फेवरेट पिक है यहाँ पे? यह मैं भी एमजीएल का चार्ट ही देख रहा था, उसी के बारे में बात करना चाहूंगा मैं। आज अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिले हैं, और यहाँ पे एक बुलिश बेल्ट होल्ड का फॉर्मेशन भी है। 20 डीएमए के सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो इसी का जो 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 लो पॉइंट है आज का 1480 का, उसी के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग रिकमेंड किया जा सकता है, और आने वाले समय में हम 1580 तक के टारगेट एमजीएल में देख सकते हैं। तो ये नजरिया महानगर गैस और इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स लक्ष्मीकांत जी से आते हुए। हरीश, आपके कोई बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स? अच्छा, मैंने ऑलरेडी बीटीएसटी दे चुका हूं। मेरा बीटीएसटी का कॉल है प्रेस्टीज में। अगर देखा है तो प्रेस्टीज में बाय करने की राय रहेगी करंट लेवल्स पे। एक क्लियरली एक डबल बॉटम ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक प्राइस, और मुझे लग रहा है कि टारगेट्स रहेंगे 1900 का प्रेस्टीज एस्टेट्स में, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1685 का। ठीक है, आईटी सेक्टर पर लक्ष्मीकांत जी आपका नजरिया लेना चाहूंगी। सबसे पिटा हुआ इंडेक्स है आज के सत्र में एलटीआई, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम्स। कोई खरीदारी के मौके आज की गिरावट के बाद यहां पर बनेंगे? मैं भी अभी भी निफ्टी आईटी में एक सेलिंग प्रेशर ही बनता हुआ नजर आ रहा है, और आज अभी भी ये स्टॉक अपने सारे जो इंडेक्स है अभी भी सारे अपने की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है कि 37,000 के नीचे अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। हाँ, कुछ जो लॉन्ग टर्म जैसे एचसीएल टेक की अगर बात करें तो लोअर लेवल्स पे यहाँ पर हम खरीदारी की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एचसीएल टेक में एक बॉटम फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकता है 1500 से लेकर 1520 के आसपास। वहीं पे इसके कुछ फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी आ रहे हैं अपर साइड के। तो मुझे लगता है कि वहां से अगर एक पुल बैक मूव आता है तो डेफिनेटली मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए हमें एचसीएल टेक में अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए बाइंग के लिए। आईटी सेगमेंट की बात करें तो लगभग 1.5% का गिरावट जो निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने मिला है। आईटी की लूजर्स की बात करें तो लिस्ट जो है बड़ी हुई है, टीसीएस से लेके एलटीआई, माइंडट्री तक सारे ही जो है लाल निशान में दिन के लेवल्स पे ट्रेड करें। लेकिन बाज़ार की क्लोजिंग पे भी अब नज़र डाल देते हैं। ऑफ कोर्स 2 दिन की तेज़ी के बाद जो है आज बाज़ार एक ब्रीदर लिया है, और आप देख सकते हैं निफ्टी में गिरावट आई है। इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो 25,200 के नीचे है। टाटा कंज्यूमर, टाटा स्टील, हिंडाल्को, एमएनएम, ट्रेंड जैसे स्टॉक्स में जो है बाइंग देखने मिल रहा है। वही अगर निफ्टी लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे जो है लिस्ट बड़ा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एटलीस्ट बात करें निफ्टी की तो वो जो है बेयर्स के प्रति ज़्यादा देखने मिल रहे हैं। टेक महिंद्रा वन ऑफ टॉप लूजर्स है। Q1 नंबर्स के भी इम्पैक्ट देखने मिली, कुछ ब्रोकरेजेस की डाउनग्रेड आए तो उसके कारण जो है स्टॉक में भारी गिरावट देखने मिला है। कुछ सेगमेंट्स है जहाँ पे जो है मूव देख रहे एक अच्छी मोमेंटम आई है, जैसे कि रियल्टी, मेटल, फार्मा स्पेस पे, और इंडिया विक्स अभी भी बहुत कूल्ड ऑफ लेवल्स पे ही है, ऑलमोस्ट 11.28 टाइम्स पे, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो लास्ट
15 मिनट्स ऑफ द ट्रेड में देखें तो शिफ्ट कर गया है, बुल से शिफ्ट करके बेयर्स की तरफ ज़्यादा आ गया है। आईटी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा जो है पिटाई देखने मिली है, 1.5% से ज़्यादा की गिरावट आई है। रिलायंस भी अहेड ऑफ अर्निंग्स देखे तो थोड़ी सेलिंग प्रेशर ज़रूर देखने मिल रही है। हालांकि ऑटो एफएमसीजी पैक में जो है हल्की बाइंग और रेंज बाउंड बायसेंस देखने मिली, तो यहाँ पे ऑफकोर्स पीएसयू बैंक्स में 2 दिन की रैली के बाद जो है सेलिंग ज़रूर आया है। बट अभी बाजार की बात करें तो निफ्टी बैंक लगभग 350 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट 56,800 लेवल्स के पास और 25,100 का सपोर्ट लेवल्स अभी भी मेंटेन्ड है निफ्टी इंडेक्स में लेके। बट ऑफकोर्स बाजार जो है लाल निशान में आज बंद हुई है। धन्यवाद हरीश, पंकज और लक्ष्मीकांत जी, आप हमारे साथ जुड़े और अहम कॉल्स फंडामेंटल हो या टेक्निकल सब पे राय दी। लेकिन आज के शो क्लोजिंग कॉल्स के लिए बस इतना ही। मुझे और अशेखा को आज्ञा दें।